मैं हूं अंबर रहमानी। आप सब देख रहे हैं BTN टाइम्स। BTN टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप खबरें पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पोर्टल पर जाकर www.btntimes.com पर जाकर खबरें आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। इस वक्त हम किशनगंज में आए हुए हैं, किशनगंज दारुल ईमान में हैं, और हमारे साथ MIM के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब मौजूद हैं। और आज हम कुछ सवालात लेकर के आए हैं यहाँ पर पूछने के लिए। और सबसे पहले अपनी कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए, आप मेरे दफ्तर तक आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, सवाल ये है कि आज से 5 साल 6 साल पहले जब सीमांचल में MIM का वजूद नहीं था, उस वक्त लोग नहीं जुड़ रहे थे। अभी हर कोई MIM में ही आना चाहता है, हर किसी की ख्वाहिश है कि हम MIM में जाएं। तो अगर इस तरीके से आप, क्योंकि मैं दरअसल बात कर रहा हूं कैंडिडेट को लेकर के, और जो भी जुड़ रहे हैं वो टिकट की दावेदारी रख रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज से 5 साल पहले यकीनन है कि MIM एक अजनबी पार्टी थी लोगों के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज MIM की मकबूलियत नौजवानों से लेकर बुज़ुर्गों तक और ख़वातीन तक, किसान से लेकर मज़दूरों तक पहुंची है। इसमें हमारे जो सदर हैं ऑल इंडिया जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जुर्रतमंदाना, होशमंदाना और मबनी बर इंसाफ पाकीजा वसूलों की बुनियाद पर जो सियासी अमल है, उसने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। और मज़लूमों को हक़ दिलाने की जो आवाज़ उसने उठाई है, तो मज़लूम आबादी उनकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है। यही वजह है कि सीमांचल का ये अज़हद पसमानदा और मज़लूम आबादी, इनके दिलों में उनके मोहब्बत और अपने मसाइल के हल की तवक्को ने MIM से एक जज्बाती लगाव पैदा कर दिया है। यही वजह है कि कल तक जहां हमें उम्मीदवार नहीं मिलते थे, आज एक एक असम्बली हलक़े से दर्जनों उम्मीदवार हमें मिल रहे हैं। और सच बात तो यही है कि शायद उम्मीदवार हमारे ही पास हैं, दूसरी पार्टी के पास उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये दरअसल MIM की बरसहा बरस की कुर्बानी और पुरखुलूस सियासत का नतीजा है। ऐसे में सर क्या लगता है, जैसे कि एक विधानसभा से 2-2 3-3 MLA आ रहे हैं, ऐसे में आपको डिसीजन लेने में कितनी दिक्कत हो सकती है? नहीं, 2-2 नहीं, दर्जनों भर उम्मीदवार हमारे दरमियान में हैं। लेकिन MIM एक बावसूल जमात का नाम है, और ये लोग सभी लोग पार्टी के अंदर उम्मीदवार हैं। और इन लोगों से ये कह दिया गया है कि पार्टी की तरफ से आप उम्मीदवार नहीं है, पार्टी के अंदर उम्मीदवार बनने का सबको हक है जी। और जिन लोगों ने भी अभी आवाम में जाकर हमारे झंडे के इस्तेमाल की इजाज़त ली है, उन तमाम तर लोगों ने एक अहदनामा और हलफनामा पर दस्तखत किया है कि पार्टी टिकट देगी तो दयानतदारी से इलेक्शन लड़ेंगे, जीत गया तो वफादारी निभाएंगे, और अगर मेरे उम्मीदवार बनने के बावजूद भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो हम बगावत नहीं करेंगे, आज़ाद उम्मीदवार या किसी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बल्कि पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाएगी, हम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ उस उम्मीदवार का साथ देंगे। ये अहद और पैमा सब लोगों ने किया है। तो हमें उम्मीद है कि हमारी जो मजबूत कारकुन जो उम्मीदवार बने हुए हैं, ये दरअसल MIM के खादिम हैं, और यकीनन है कि MIM की जमात जब खड़ी होगी तो जमात की उसूलों की पाबंदी करेंगे। सर, एक सवाल ये है कि इलेक्शन काफ़ी करीब आ चुका है, ऐसे में आपकी पार्टी ने जहां पर ऐलान की थी कि 22 ज़िलों में 32 सीटों से लड़ेंगे, अभी क्या खबर है? नहीं, अभी फ़िलहाल हमने फिर दूसरी जो फहरिस्त थी वो जारी की है, और ये 18 नशिस्तों पर मुश्तमिल है। इस तरह हम बिहार के 243 नशिस्तों में से 50 सीटों का हमने इंतखाब किया है। मुमकिन है आने वाले दिनों में हमारी तीसरी फहरिस्त भी जारी हो सकती है, चूँकि हम जहाँ के लिए भी अपनी नशिस्तों का ऐलान कर रहे हैं, वहाँ की हमारी तंजीमी साख की मजबूती की बुनियाद पर ही हम कर रहे हैं। तो देखिए, अभी आगे और भी कुछ फहरिस्त आ सकती है। सर, MIM यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, और 2015 में सबसे पहली बार MIM सीमांचल में आई थी। अब MIM पूरी तरीके से मजबूत हो चुकी है, ऐसे में गठबंधन को लेकर के क्या कुछ खबर है? नहीं, देखिए, MIM की शुरू दिन से पॉलिसी रही है कि मज़लूम आबादी को मुत्तहिद होना पड़ेगा, और आज़ादी के इन 72-73 सालों के बाद भी, चाहे सीमांचल हो, चाहे मुस्लिम अक़लियत हो, दलित आबादी हो, इनको अब तक खातिर खा आज़ादी की कोई सौगात नहीं मिल पाए। बल्कि सच्ची बात यह है कि अक़लियतों और दलितों का शोषण और दोहन हुआ है, सरह ख़ानदगी इनकी गिर गई है, मुआसी और समाजी हालत इनकी रोज़ बरोज़ बद से बदतर हो गई है, और इनके भलाई का काम किसी ने नहीं किया। सब ने इसको वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल किया, इनको जायज़ हुकूक़ किसी ने नहीं दिए।
और नतीजा ये है कि इनकी नुमाइंदगी सरकारी मुलाजमत में हो, ऐवानों में हो, अदालत में हो, नहीं मिली है। जेल में भीख मांगने वालों में, बीमारों में इनकी तादाद तो ज़रूर बढ़ी है, लेकिन इज़्ज़त व वक़ार से ज़िंदगी गुजारने वाले इदारों में इनकी आबादी के 1/4 भी इनको हिस्सा नहीं मिला है। तो हमारे शुरू दिन से मुतालबा ये है कि इस मुल्क, ये जमहूरी मुल्क है, वोट की बुनियाद पर हुकूमत तश्कील पाती है, तो हर वोटर अपने आप में एक इकाई है। अगर वोट की बुनियाद पर फैसला हुकूमत साजी का होता है तो जिसकी तादाद जितनी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी मुतय्यन होनी चाहिए। दलितों की जो आबादी है उनकी नौकरी में, समाजी और राजनीतिक सरोकार में उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। बिहार में मुस्लिम अक़लियत की अगर 17% हिस्सेदारी है तो वजारत में भी 17% मिलनी चाहिए, इनको नौकरियों में भी 17% मिलनी चाहिए, है ना। समाजी वजूद भी उनका 17% का होना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिखता। सीमांचल की इस पट्टी में देखेंगे, सैलाब की तबाही यहाँ है, नाखानदगी का तारीकी यहाँ पर छाई हुई है, बेरोज़गारी के संगीन मसाइल यहाँ पर हैं, बीमार रहने वालों की बड़ी तादाद है, आबो हवा सेहत बख्श नहीं है, हॉस्पिटल की कमी है, तालीमी इदारों की कमी है, रोज़गार के मौक़े नहीं है। उस पर हर साल सैलाब की वजह से फसलों की तबाही और उपजाऊ ज़मीन का कटाव एक बड़ा मसला है। बस्तियाँ इसमें बहकर नदियों में जा रही हैं। ये सारे मसाइल हैं। लेकिन मेरा सवाल था कि एमआईएम किसी से गठबंधन कर रही है? तो मैं कह रहा हूँ कि इसी बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे बुनियादी मसाइल हैं, इस पर लड़ने के लिए गठबंधन की ज़रूरत है। हमने गठबंधन को पुकार दिया है। हमने आज से तकरीबन 1 साल कबल पटने में प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से बिहार की वो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ जो एनडीए के ख़िलाफ़ नबुर्द आज़मा हो रही हैं, मैंने कहा कि भाई आज के दिन में जदयू और भाजपा को अकेले अपने दम पर कोई नहीं हटा सकता, उसके लिए एक लार्जर अलायंस की ज़रूरत है और एमआईएम उसमें जाने के लिए तैयार है। हमने इसकी कोशिश की है, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं इसमें अज़ीम इत्तेहाद के नाम से ये चाहती हैं कि मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करें, लेकिन मुसलमानों को इज़्ज़त देने के लिए, नुमाइंदगी देने के लिए तैयार नहीं है। हमारी कुछ दलित और पिछड़ों की कुछ सियासी पार्टियां, उनसे हमारी बात चल रही है। अनकरीब हम कोई फैसलाकुन बात का ऐलान कर पाएंगे, ये हमारे प्रोसेस में है। हमारी कोशिश और ख्वाहिश है, हमने बिहार की मिली तंजीमों के सरबराहों के नाम से, चाहे जमीयतुल उलमा हो, इमारत शरिया हो, जमात इस्लामी हो, जमीयत अहले हदीस हो, है ना, जमीयत अंसार हो और शिया जमीयत हो, सब के नुमाइंदों को हमने ख़त लिख कर इस बात की गुजारिश की है कि एमआईएम बिहार ये चाहती है कि बिहार की इस फ़िरका परस्त सरकार को उखाड़ फेंका जाए। उसके लिए एक मुत्तहिदा महाज बनने की ज़रूरत है। अगर ऐसा बनता है तो एमआईएम उसमें शामिल होने के लिए राज़ी है। ये बात हमने मिली तंजीमों के सरबराहों से भी की है, लेकिन जाहिर है कि अक़लियतों के वोट को जिन्होंने ग़ुलाम बना कर रखा और अक़लियतों के वोट से जीतने वाले नुमाइंदों को जिसने ग़ुलाम बना कर रखा, वो कभी नहीं चाहता है कि अक़लियतों की कोई हिस्सेदारी मुतय्यन हो। इससे उन लोगों के पेट में ऐठन हो रही है। और यकीन जानिए, गठबंधन में आज ही हम लोग नहीं लेते हैं हमको, लेकिन आपको मैं एक नक्शा दिखा रहा हूँ कि आसाम में बदरुद्दीन अजमल साहब की AUDF को कांग्रेस वाले कहते थे मैं नहीं जानता इनको, ये नंबर दुश्मन 1 है, नंबर 2 में BJP है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मज़लूम अक़लियतों ने उनका साथ दिया तो कांग्रेस नाक के बल आज उनके पास आ रही है। तो हम ये समझते हैं कि बिहार में वो दिन दूर नहीं है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो लोग हमसे नफ़रत कर रहे हैं कल हमारी खुशामद करेंगे। चूँकि कुर्सियों की लालच उनको है, इक़्तिदार की हवस उनको है, हमें इक़्तिदार की हवस नहीं है। हम वज़ारत आला के और वज़ारत के उम्मीदवार और तलबगार नहीं हैं, हम इंसाफ के तलबगार हैं। और जिनको वज़ारत की कुर्सी चाहिए उन्हें झुकना पड़ेगा। और जो मैं देख रहा हूँ नौजवानों और बूढ़ों में जो खुद एतमादी जगी है एमआईएम के ताल्लुक़ से, यकीनन है कि इन ज़ालिम क़ुव्वतों को बहुत जल्द सरनगू होना पड़ेगा। चुनाव करीब आ चुका है, लेकिन एक सस्पेंस जो बढ़ता जा रहा है पूरे सीमांचल में, और सीमांचल की जनता जानना चाहती है कि जो एमआईएम के सदर बिहार हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब, वो कौन सी सीट से लड़ेंगे। देखिए, पार्टी का एक फ़ैसला हुआ कि साहब पार्टी अगर बड़े पैमाने पर इलेक्शन लड़ती है तो आपको इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं होगा। और अभी हमारी समीक्षा की बैठक चल रही है कि हमारी फहरिस्त और भी जारी होती है या फिर इसमें ही हम लोग लड़ेंगे। उसके बाद हमारे बारे में कोई हतमी फ़ैसला होगा। वैसे कई विधानसभा से वहाँ के हमारे वहाँ के हमारे संगठन के साथी हों, अवामी मुतालबा है कि हम लड़ें। देखिए, अनकरीब फ़ैसला होगा। एक आखिर सवाल है, सवाल ये है कि बिहार की एक मशहूर व मारूफ पार्टी RJD, इसमें कन्हैया कुमार जी शामिल हो गए हैं। अगर ये आपके साथ गठबंधन करती है तो क्या आप अपने हाथ को बढ़ाएंगे। यकीनन हमारा मामला साफ है कि बीजेपी और जदयू के अलावे जो भी पार्टी
इस मुल्क की सालमियत के लिए, बिहार के जनता के हित के लिए लड़े, मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मशरूत तौर पर, मुनसिफाना तौर पर, इज़्ज़त और आबरू के लिहाज के साथ, इंसाफ के ताल्लुक से, बंधुआ मजदूर के हिस्से से नहीं। सर, आप बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे में अगर आप जो भी बात कहते हैं लोगों तक पहुंचती है, लोग आपको जानते हैं, आपकी एक अलग पहचान है। ऐसे में आप सीमांचल के लोगों के लिए और पूरे बिहार के लोगों के लिए पार्टी की तरफ से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मेरा पैगाम साफ है कि बिहार में बदनवानियाँ बढ़ी हैं, दलित और अक़लियतों के साथ गैर मुनसिफाना सलूक हुआ है, बच्चों की तालीम छीनी गई है, गरीब बच्चों की तालीम छीनी गई है, बीमारों को दवा नहीं मिल पाई, नौजवानों को रोज़गार के मौक़े नहीं पाए, सैलाब के तबाहकारियों की कोई खैरियत लेने वाला नहीं हुआ, मक्का के किसान खुदकुशी करने पर आमादा है। ये सारे मसाइल हैं, ये हमारे मुश्तरका मसाइल हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारा मसला ये भी है कि इस बिहार में, इस वतन में मुसलमान इज़्ज़त की ज़िंदगी कैसे गुजारे, सर झुका के नहीं। जिनके बाप दादा ने गर्दनों को कटाकर इस मुल्क को आज़ाद किया है, अपने नस्लों को सर झुकाकर जीने के लिए नहीं, सर उठाकर जीने के लिए, तो किस तरह इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारे, अपनी शरीयत, अपनी तहज़ीबी सनात के साथ किस तरह ज़िंदगी गुजारे, इसको बचाने के लिए सियासी क़ुव्वत बनना ज़रूरी है। और दूसरा एक बड़ा पहलू ये है कि ये जमहूर मुल्क है, ये निज़ाम जमहूर में वोट की तादाद से हुकूमतें तश्कील पाती हैं, तो यानी है कि आबादी की बुनियाद पर हुकूमत बन पाती है। तो जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो, ये दो अहम बुनियादें, उन तमाम तर चीज़ों के साथ हम इसको तरजीह देते हैं कि इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारो, दस्तूरी और आइनी हक़ हासिल करो और अपनी आबादी के मुताबिक अपने सियासी समाजी हुकूक हासिल करो, तभी इस मुल्क के साथ में इज़्ज़त से जी सकोगे। गर्दन कटाकर बाप दादा ने हमारे इस मुल्क को आज़ाद किया है कि हम गर्दन उठा के जिएँ, ग़ुलामों की तरह गर्दन झुका के जीने के लिए इस मुल्क को आज़ाद हमारे बाप दादा ने नहीं किया। ये पैगाम हम अपने गैरतमंद साथियों को दे रहे हैं। हम इन्हें बता रहे हैं कि गठबंधन, अभी जो ये बीजेपी के लोग हैं, जदयू के लोग हैं, नीतीश कुमार ने सेकुलरिज्म के नाम पर वोट लिया था और दगाबाजी की बिहार की जनता से, और जाकर बैठ गए बीजेपी के गोद में। कहा था इन्होंने कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, क्या दिला सके? थाल पिटवाया था, क्यों नहीं? दिल्ली में भी सरकार, यहाँ भी सरकार, तो क्या दिया इन सरकारों ने? लोग कहते हैं सरकार बनाएंगे, तो सरकार बनने के बाद भी क्या हो? भिख कटोरा लिए हुए खड़े हो। इनकी नीयत लोगों को, दलितों को, मजदूरों को, गरीबों को इज्जत देने का नहीं है, कुर्सी से इनको मोहब्बत है। एक मसला है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की ज़मीन एक अवामी तहरीक के जरिए से सरकार से कोई छीन कर ली गई है ना। उस वक्त की कांग्रेसी सरकार ने नहीं दी ज़मीन, बावजूद के ज़मीन के एग्रीमेंट के बाद भी 2 साल उनकी सरकार थी, नहीं दी। नीतीश कुमार के चमचे कहते हैं कि साहब हम अक़लियतों के लिए दम भरते हैं, तो आज दिल्ली में भी सरकार उनकी है, पटने में भी सरकार है, तो अलीगढ़ की ज़मीन पर क्यों नहीं पैसे मिल गए? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं पैसे मिल गए? ब्रांच को क्यों नहीं पैसे मिल गए? ये उनसे जवाब तलब करना चाहिए। दूसरी बात आप देखेंगे कि जदयू के लोग, यहाँ एक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि साहब कांग्रेस और बीजेपी और जदयू में क्या फ़र्क है ना। तो उसने कहा कि देखो, मुसलमानों की तारीख़ देख लो, दलितों की तारीख़ देख लो, हमेशा जुल्म हुआ है इन पर, है ना। मुर्गा कोई झटके से काटता है और कोई हलाल करता है, मुर्गे की जान दोनों सूरतों में जाती है। तो मुस्लिम और अक़लियतों के मुफाद को जो बीजेपी है वो झटके से काटती है और कांग्रेस धीरे धीरे हलाल करती है। और एक तीसरा मामला भी आया है कि जदयू अक़लियतों के हुकूक को पामाल करने में शहद में जहर मिला मिला कर पिलाती है। मौत के घाट तो तीनों हमें उतारता है। तो अपने दुश्मनों को पहचानना चाहिए। लेकिन हमारे कुछ दलाल सिफत लोग हैं कि शहद के लालच में तलवा चाटते हैं और जहर पी पी के मर रहे हैं। अभी देखा उर्दू का कत्ल बिहार में जमहूरियत का कत्ल है। उर्दू का कत्ल गंगा जमनी तहजीब को पामाली का मसला है। उर्दू का कत्ल नीतीश कुमार की दोगली पॉलिसी का नतीजा है। फारसी को ख़त्म कर दिया गया और अभी जो नया वो निसाब लाया जा रहा है बिहार में, जिसको CBSE पैटर्न पर वो लाया जा रहा है, 5 मज़ामीन की वजाहत कर दी गई है और उर्दू को बड़ी चालाकी से अदर सब्जेक्ट के ज़ुमरे में डाला दिया गया है। ये गैर इख्तियारी बना दिया गया है ताकि बच्चे उर्दू नहीं पढ़ सकें। मैं कह रहा हूँ कि बच्चे की परवरिश के लिए माँ का दूध जितना ज़रूरी है, नई नस्लों की परवरिश के लिए, जहनी परवरिश के लिए, तालीमी इल्मी परवरिश के लिए मादरी ज़बान में उसकी तालीम ज़रूरी है। और संविधान जो आईन हिंद है उसमें दफ़ा 350A में इसकी मुकम्मल वजाहत है कि बच्चों की बुनियादी तालीम उसकी मादरी ज़बान में देने का इंतज़ाम करना स्टेट की ज़िम्मेदारी है। ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि उसकी मादरी ज़बान में उसको तालीम दी है। इसके माने सिर्फ ज़बान की नहीं, साइंस की, रियाजी की, जोग्राफिया की, तमाम तर सब्जेक्ट उसको उर्दू में पढ़ाए जाएँ।
बदकिस्मती से तमाम तर सब्जेक्ट तो उर्दू में नहीं पढ़ाए जाते, ज़बानदानी के नाम पर एक उर्दू पढ़ाई जा रही है, उस सब्जेक्ट को भी लोग ख़त्म कर रहे हैं। ये लोग उर्दू के कातिल हैं। मैं मदरसे के उलमा को, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी उलमा हो, मैं कह रहा हूँ मदरसे का वजूद उर्दू से जुड़ा हुआ है। उर्दू के कातिलों को पहचानिए कि उर्दू को अगर कत्ल कर दिया गया, दूसरी सरकारी ज़ुबान है, और नीतीश कुमार ने जो तलवार उठाई है, और आप ये देखेंगे नीतीश कुमार ने बड़ी चालाकी के साथ पिछले दिनों में चोर दरवाजे से सूरज नमस्कार को उतारे थे। ये हाउस में हम लोग थे तो पूरी तवानाई के साथ रोकने का काम किया था। आज उर्दू आबादी से जीत कर जाने वाले जदयू के, अगर मैं कारकुनों को कहना चाहता हूँ, अगर ज़मीर जिंदा है, उर्दू आबादी का तुम पर कर्ज है, तो उठो। उर्दू के खिलाफ महकमे तालीम बिहार के जिस अफसर ने तलवार चलाई है, वज़ीर आला से कहो कि उसकी नौकरी पर तलवार चलाई जाए और सेक्रेटरीट से उसको निकाला जाए। और सेक्रेटरी से अगर उसको नहीं निकाला जाता है तो इसका मतलब ये है कि उर्दू को कत्ल करवाने के लिए नीतीश कुमार ने अपने कारिंदों को इजाज़त दे दी है। इलेक्शन का ज़माना है, मुझे उम्मीद है कि किसी मंच से वज़ीर आला कहेंगे कि नहीं पहले का जो निज़ाम था वो बरपा रहेगा। अगर पहले का निज़ाम बरपा था तो घर जलाकर, घर आबाद करके, रिलीफ बांटकर अपना चेहरा क्यों चमका रहे हो? 2005 से पहले उर्दू की जो हैसियत थी वो बहाल करो। बिहार में बुनियादी तालीम देना उर्दू में लाजिम है, लेकिन बिहार के 71,000 प्राइमरी टीचर में से 36,000 में उर्दू के टीचर नहीं है। बलियाबी साहब को इल्म नहीं है, कह रहे कहाँ नहीं है? बलियाबी साहब, एक तो इलेक्शन आप जीत के गए नहीं हैं, आप किसी की रियायत, मरवत और खैरात की बुनियाद पर आपको एक नुमाइंदगी मिल गई है, तो उसकी वजह से उर्दू आबादी जिसने आपको इज्जत और तौक़ीर दी, इसको फरामोश मत कर जाइए। कह रहे थे कि साहब भागलपुर के, है ना, मुजरिमों को सज़ा दिलवाने का काम किया। अरे भागलपुर के मुजरिम को जब कोर्ट ने रिहा कर दिया तो फिर ऊपर के कोर्ट में नीतीश कुमार क्यों नहीं गए उसको सज़ा दिलवाने के लिए? ये मिली भगत लोगों को धोखा देने वाले लोग हैं। इसलिए मैं जदयू के भी अपने ज़िम्मेदार मुअज़्ज़ज़ अरकान से कहता हूँ कि अगर ज़मीर ज़िंदा है, उर्दू आबादी ने अगर आपको दूध के कतरों से परवरिश की है, तो माँ के दूध के कतरों का जितना कर्ज है उतना ही कर्ज मादरी ज़बान का भी है। इसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़ो। ये सारे मसाइल हैं, इसके ख़िलाफ़ हमारी लड़ाई जारी है। हम नौजवानों को बेदार कर रहे हैं, तालिब इल्मों को बेदार कर रहे हैं, असातिज़ा को, फ़नकारों और अदीबों से गुजारिश कर रहे हैं कि उठो और बिहार की हमारी जो रवादारी है, मजहबी रवादारी है, जो दस्तूरी और आइनी हुकूक़ है, इसकी हिफाजत करो। देश की सरहदों पर गद्दारी करने वाला सिर्फ देश का दुश्मन नहीं है, बल्कि देश के अंदर जो बावसूल हमारा दस्तूर बना हुआ है, इस दस्तूर का एहतराम न करने वाला भी देश का दुश्मन है। तारीख़ शाहिद है कि दुनिया में जंगें हुई हैं ज़बान के नाम पर। पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हो गया, बांग्लादेश सिर्फ ज़बान के नाम पर अलग हो गया। आप साउथ के स्टेट को देखें, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु की बुनियाद पर अलग अलग हो गया है। तो बिहार में उर्दू आबादी, जो गंगा जमनी तहजीब की आबादी है, चकबस ने जिस उर्दू की परवरिश की, प्रेमचंद ने जिसकी आबियारी की, और आज उस उर्दू को किसी आबादी से जोड़कर देखा जाता है, तो ये लोग हैं जो आरएसएस के एजेंडों पर अमल कर रहे हैं। इसका पर्दाफाश करना हर बाज़मीर शहरी का, हर बाज़मीर सहाफ़ी का, मीडिया के ज़िम्मेदार साथियों का फरीज़ा है। मैं चाहता हूँ कि उर्दू के इस दर्द की आवाज़ को भी आप लोग